बच्चों, कल हम लोगों ने जो कल का वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रूपरेखा क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे रूपरेखा के प्रकार। इसमें रूपरेखा के प्रकार जो हैं कई प्रकार हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा। जब शोध रूपरेखा छोटे छोटे वाक्यांशों में बनाई जाती है, यानी छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे टॉपिक्स में बनाई जाती है, तो उसे प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ हेडिंग शामिल होती है। यह विशेषकर तब उपयोगी होती है जब शोधकर्ता शोध पत्र में विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित कई मुद्दों पर कार्य करता है। यानी कि इसमें जब है ये तब उपयोगी होती है जब शोधकर्ता जो है कई विषयों पर, कई टॉपिक्स पर एक साथ कार्य करता है, तो उस अवस्था में जो है प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा महत्वपूर्ण होती है, ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। सबसे पहला है इसमें टॉपिक का चुनाव। इसको किस तरीके से बनाते हैं, जैसे रूपरेखा जो है, प्रसंग रूपरेखा या टॉपिक रूपरेखा को बनाने में निम्न चरणों का प्रयोग किया जाता है, निम्न तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले है टॉपिक का चुनाव। जब शोधकर्ता शोध कार्य प्रारंभ करता है, यानी कि शुरुआत के समय, तो वह सर्वप्रथम उस प्रसंग या टॉपिक का चुनाव करता है जिस पर उसको कार्य करना होता है। यानी कि जब भी हम रिसर्च कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उस विषय का चुनाव करते हैं जिस पर हमें रिसर्च करना है, शोध करना होता है। शोध कार्य का टॉपिक का चुनाव जो है, इस टॉपिक का, जिस टॉपिक पे हमें शोध करना है उसका चुनाव जो है या तो शोधकर्ता अपनी रुचि के अनुसार करता है, जिस विषय में उसको रुचि होता है, जिस टॉपिक पे उसको अच्छे से ज्ञान होता है उसका चुनाव करता है, या फिर टॉपिक के चुनाव के लिए अपने निर्देशक या अन्य किसी विद्वान से परामर्श लेता है, तब जाकर वो टॉपिक का चुनाव करता है। ये टॉपिक का चुनाव जो है प्रारंभिक, कोई भी शोध कार्य करने से प्रारंभ में टॉपिक का चुनाव करना होता है कि किस पर हम शोध कार्य करें। टॉपिक का चुनाव करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व में उस विषय पर कितना कार्य हो चुका है और उस विषय पर कितना कार्य इतना महत्वपूर्ण है। यानी कि जब भी हम टॉपिक का चुनाव करें तो यह सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उस विषय पर पहले क्या क्या काम हो चुका है और वो टॉपिक जो है कितना महत्वपूर्ण हो। ऐसा ना हो कि हम किसी टॉपिक का चुनाव कर लें और उस पर पूरी मेहनत करें, रिसर्च करें, किंतु बाद में पता चले कि वो टॉपिक ही कोई महत्व ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है टॉपिक के बारे में स्पष्ट धारणा। शोधकर्ता अपने चुने हुए टॉपिक्स के बारे में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए, यानी कि जो भी टॉपिक का चुनाव करे उसके बारे में शोधकर्ता एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि उसमें क्या लिखना है और वो टॉपिक किस विषय से लिया गया है। उसे अपने विषय का स्वरूप, उसका उद्देश्य, प्राप्त सामग्री की सीमाएं आदि को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जो है हमारा टॉपिक है उसके बारे में उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि उस टॉपिक का चुनाव हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं तथा उसमें क्या क्या प्राप्त सामग्री है, उसमें जो सामग्री हमें जो डाटा मिलेगा वो क्या क्या है और कैसे प्राप्त होगा, इसकी पूरी समझ होनी चाहिए। कई बार शोधकर्ता को अध्ययन के दौरान व्यापक सामग्री प्राप्त हो जाती है, यानी कि जब शोधकर्ता शोध कार्य प्रारंभ कर लेता है और सामग्रियाँ एकत्र करने लगता है तो बहुत सारी मात्रा में सामग्रियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो उस अवस्था में क्या होता है कि शोधकर्ता को लगता है कि वो जितनी भी सामग्री प्राप्त किया उन सबको अपने शोध कार्य में डाल दे, किंतु ऐसा कर देने से जो शोध कार्य है वो अपने उद्देश्य से भटक जाता है। फिर नेक्स्ट है टॉपिक से संबंधित विषय के विभिन्न मुद्दों के बारे में जानना और उन्हें व्यवस्थित करना। टॉपिक के बारे में स्पष्ट धारणा बनाने के बाद उसके विभिन्न मुद्दों को निश्चित क्रम कर लेना, यानी कि जो भी टॉपिक हम बनाए हैं, जिस विषय पे हमें रिसर्च करना है उसमें किन किन विषयों को शामिल करना है इसको निश्चित कर लेना चाहिए कि किन किन विषयों को प्राप्त करते हुए किन किन चीज़ों का हमें उसमें रिसर्च करना है, किन किन बातों की जानकारी प्राप्त करनी है, इसको निश्चित कर लेना चाहिए, जिन्हें शोध प्रतिवेदन में शामिल किया जाना है। फिर ये निश्चित करना चाहिए कि किसके बारे में सर्वप्रथम लिखना है। जैसे अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसमें सबसे पहले क्या लिखना है, किस विषय के बारे में, किस टॉपिक के बारे में पहले चुनाव करना है और लिखना है, उसके
विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। टॉपिक फिर नेक्स्ट है विभिन्न श्रेणियों की संख्या का सही क्रम निर्धारित करना। इसमें श्रेणियाँ क्या चीज़ होती हैं, जैसे अगर हमारा कोई मेन टॉपिक है उसके अंदर जो हेडिंग्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं श्रेणियाँ, और उनका क्रम किस प्रकार हो, कौन सी हेडिंग पहले होनी चाहिए कौन सी बाद में। जैसे कोई शोध हम कर रहे हैं उसमें इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ जो हेडिंग्स होते हैं उनको सब हेडिंग्स कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया श्रेणी संघ। टॉपिक के बारे में यह ध्यान रखना चाहिए कि टॉपिक की श्रेणियाँ कितनी बनानी चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शोधकर्ता कितनी मात्रा में जानकारी सम्मिलित करता है। कहने का क्या मतलब है कि जितनी जानकारी हमारे पास होगी उसी के अनुसार हम हेडिंग्स में उस टॉपिक को डिवाइड करेंगे। तो ये सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि शोधकर्ता के पास कितनी सामग्री एकत्र है, उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि कितनी हेडिंग्स हमें सम्मिलित करनी है। फिर प्रत्येक श्रेणी की संख्या वर्णक्रम प्रदान करना। पारंपरिक तरीके से प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम 2 वाक्यांश दिए जाते हैं, यानी कि एक हेडिंग में मुख्य रूप से 2 सब हेडिंग्स दी जा सकती है। एक मेन हेडिंग, उसके अंदर 2 सब हेडिंग, और इन हेडिंग्स को या तो रोमन में लिखते हैं, रोमन जैसे इस तरीके से रोमन 1, अगर पहली हेडिंग है हमारा रोमन 1 तो दूसरी क्या होगी रोमन 2, फिर तीसरी होगी रोमन 3। तो एक हेडिंग में 2 सब हेडिंग्स होती है। तो इस प्रकार से जो है टॉपिक रूपरेखा बनाई जाती है। टॉपिक रूपरेखा का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है हमारा वो है हम लोगों का सिलेबस, जिसमें टॉपिक के जो हेडिंग दी रहती है, जैसे पेपर के जो मेन हेडिंग है उसके अनुसार उसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि इस पेपर में किन चीज़ों का अध्ययन किया गया है। जैसे हमारा साइंटिफिक राइटिंग, हमारी हेडिंग क्या है, हमारे पेपर का नाम क्या है साइंटिफिक राइटिंग। तो इसको देख करके जो एक वर्ड में जो हमारा टॉपिक है मेन टॉपिक साइंटिफिक राइटिंग, इसको देख कर ही हम बता सकते हैं कि इसके अंदर जो भी टॉपिक्स हेडिंग्स और सब हेडिंग्स है वो साइंटिफिक राइटिंग से ही रिलेटेड है। तो कहने का क्या अर्थ है कि ऐसा जो टॉपिक रूपरेखा होता है उसमें टॉपिक को पढ़कर ही अंदर की सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है अवधारणात्मक रूपरेखा। यह दूसरा प्रकार है। टॉपिक निश्चित होने के पश्चात अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है ताकि संपूर्ण विषय अवधारणात्मक भाषा में व्यक्त किया जाए। अवधारणात्मक का अर्थ है विचार, यानी कि पहले टॉपिक जब निश्चित हो जाता है तो उसके बारे में क्या विचार है, उसको किस प्रकार व्यक्त करना है, उसे ही कहते हैं अवधारणात्मक रूपरेखा। अतः अवधारणाओं के आधार पर बनी संपूर्ण रूपरेखा को अवधारणात्मक रूपरेखा कहते हैं। कि विचारों के आधार पर जो संपूर्ण रूपरेखा बनती है उसे कहते हैं अवधारणात्मक रूपरेखा। जब टॉपिक को विषय वस्तु में मुख्य अवधारणाओं को 1 या 2 शब्दों में समझाया जा सके, जैसे कि कोई टॉपिक है उसको 1 या 2 शब्दों में जब समझाया जा सकता हो तो अवधारणात्मक रूपरेखा। उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल है कि एकत्रित तथ्यों के आधार पर, मान लीजिए एकत्रित तथ्यों के आधार पर ज्ञात होता है कि एक समूह में यानी कि एक ग्रुप में एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने ही परिवार के विचारों या मूल्यों के साथ अपना अनुकूलन नहीं कर पा रहा, यानी कि अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढाल पा रहा, जिसके कारण उसमें तनाव व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि एक व्यक्ति है जो अपने परिवार के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहा है, विचारों में समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति को, ऐसी संपूर्ण परिस्थिति को 1 या 2 शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए कहेंगे हम लोग सांस्कृतिक संघर्ष। और यह सांस्कृतिक संघर्ष सब अवधारणात्मक है, यानी कि यह हमारी विचार है कि यदि वो अपने परिवार के साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहा है तो यह सांस्कृतिक क्या है, अवधारणात्मक सांस्कृतिक संघर्ष है। रूपरेखा बनाने
में अवधारणा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रूपरेखा बनाने में जो है अवधारणा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है अवधारणात्मक रूपरेखा के सिद्धांत। इसमें पहला है, इसमें कई सिद्धांत है। इसमें सबसे पहला है क्रोनोलॉजी का सिद्धांत। एक दूसरे से जुड़े हुए विचारों को जब व्यवस्था करके पारंपरिक तरीके की सहायता से एक साथ एक शीर्षक के अंतर्गत लिया जाता है तो उसे अवधारणात्मक रूप से रूपरेखा बनाने का क्रोनोलॉजी का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जब एक शीर्षक होता है, उस शीर्षक में कई विचार होते हैं जो एक दूसरे से मेल खाते विचार होते हैं, उन्हें जब एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो क्रोनोलॉजी का सिद्धांत कहलाता है। यानी कि एक मेन विचार, जैसे कि हमारा साइंटिफिक राइटिंग, ये मेन विचार हो गया, उसके अंदर उससे संबंधित विचारों को जैसे आउटलाइन, ये भी साइंटिफिक राइटिंग का एक पार्ट है। फिर उसके बाद हमारा ड्राफ्टिंग है, ये भी साइंटिफिक राइटिंग का ही एक विचार। तो उसमें जो जो चीज़ें आती हैं उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना तथा आपस में संबंध स्थापित करने को ही क्रोनोलॉजी का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है कारण एवं सुझाव। यदि शोध प्रबंध का कथन समस्यात्मक है, यानी कि यदि शोध का जो कार्य है वो हम किसी समस्या को लेकर चलते हैं तो उसमें सबसे पहले वो समस्या का कारण क्या है, वो समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इसके बारे में लिखते हैं हम, रूपरेखा में लिखते हैं। और उसके बाद उससे उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके विषय में देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है रिसर्च में कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई और उसके बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो है कारण एवं सुझाव के सिद्धांत, प्रभाव, ठीक है। कारण एवं प्रभाव, पहले कारण देखते हैं कि क्यों समस्या उत्पन्न हुई और फिर प्रभाव कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर है निगमन विद्या। इस सिद्धांत में सामान्य कथन से प्रारंभ करके विशिष्ट विचारों को उसके साथ जोड़ा जाता है। यानी कि सबसे पहले जो है सामान्य विचार होते हैं, एक जो जनरल विचार है किसी चीज़ के बारे में वो होता है, उसके बारे में उसके संबंधित विशिष्ट विचार होते हैं। जैसे कि शोधकर्ता की शैक्षिक नीति अपर्याप्तता के बारे में कहा जाए, यानी कि जो शोध करता है अगर वो किसी विषय या किसी शिक्षा के बारे में कहता है कि ये शैक्षिक नीति जो है अपर्याप्त है, अपने में पूर्ण नहीं है, तो उसका कारण बताने में होगा कि व्यावसायिक अवसरों की कमी है, इस समय पाठ्यक्रम की कमी है, पाठ्यक्रम का खराब होना है तथा छात्रों की उदासीनता के कारण तर्कपूर्ण निर्णय क्षमता एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रभाव पड़ता है। तो तर्कपूर्ण निर्णय क्षमता एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ये क्या है हमारा विशिष्ट विचार। नेक्स्ट है हमारा अनुमानात्मक विचार। इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट विचार को पहले लिया जाता है और फिर उससे सामान्य विचारों को लिया जाता है। पहले में क्या था कि पहले सामान्य विचार लेते हैं और उसके बाद विशिष्ट विचार लेते हैं, और इसमें क्या हो गया, पहले विशिष्ट विचार लेते हैं उसके बाद उससे संबंधित सामान्य विचारों को विकसित करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है यह आउटलाइन के प्रकार में हमारा टॉपिक आउटलाइन यानी प्रसंग शीर्षक रूपरेखा तथा अवधारणात्मक रूपरेखा समाप्त हुआ। और नेक्स्ट जो हमारा वाक्य रूपरेखा होगा, नेक्स्ट वीडियो कल हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रूपरेखा के विषय में। तो इस तरीके से रूपरेखा के 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए, तीसरा और चौथा वो हम लोग कल पढ़ेंगे।